जरा एक 21 साल के नौजवान के बारे में सोचिए। कड़ाके की ठंड है और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी कर रहा है। और उसके पास ना तो कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई बड़ी डिग्री है। बिल्कुल। और भविष्य का कोई ठोस प्लान भी नहीं है। मतलब वो दिन भर हाड़-तोड़ मेहनत करता है और रात को अपनी बदकिस्मती को कोसता है। जो कि बहुत ही आम बात है। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में यही करते हैं। हाँ, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वही साधारण सा मजदूर आने वाले कुछ ही सालों में एक बहुत बड़ी मतलब $1 मिलियन कंपनी का प्रेसिडेंट बन जाता है। अरे वाह! तो क्या कोई लॉटरी लगी थी उसे? वही तो बात है। न कोई लॉटरी लगी, न किसी अमीर रिश्तेदार ने मदद की। उसने सिर्फ अपना एक मानसिक स्विच ऑन किया था। एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। और वो मानसिक स्विच कोई रहस्यमयी चीज नहीं थी। अगर हम सफलता और असफलता के बीच के बुनियादी फर्क को गहराई से देखें ना, तो वो टैलेंट या किस्मत पर निर्भर नहीं करता। सही कहा। वो इस एक बात पे निर्भर करता है कि कौन अपने हालातों के लिए सिर्फ बहाने बनाता रहता है और कौन सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का रास्ता चुनता है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी विषय की तह तक जाने वाले हैं। हम ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब नो एक्सक्यूज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के सारांश पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो कि एक बहुत ही शानदार किताब है ना? और हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे बहाने बनाना छोड़कर सिर्फ अनुशासन के दम पर कोई भी साधारण इंसान अपने लक्ष्यों, करियर और मानसिक शांति को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये बहुत जरूरी है। अगर इसे एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन किसी भारी भरकम कसरत या वर्कआउट की तरह होता है। वर्कआउट वाली ये तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन लोग अक्सर इसे गलत तरीके से समझते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि वर्कआउट का मतलब सिर्फ पसीना बहाना है। हाँ, जबकि असल में जब कोई इंसान पहली बार जिम जाता है तो शरीर को कंफर्ट जोन से बाहर धकेलना बहुत दर्दनाक होता है। बिल्कुल, सुबह जल्दी उठने में तकलीफ होती है, मांसपेशियां टूटती हैं, दर्द होता है। एग्जैक्टली। हर दिन मन करता है कि बस आज जिम ना जाएं, लेकिन अगर वो इंसान उस शुरुआती दर्द को बर्दाश्त कर ले तो लंबे समय में वही कसरत उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। सही बात है। और सेल्फ डिसिप्लिन का भी यही विज्ञान है। शुरुआत में बहानों को छोड़ना और खुद को जिम्मेदार ठहराना भावनात्मक रूप से बहुत दर्द देता है। ईगो हर्ट होता है। हाँ, लेकिन यही दर्द भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है अपनी वर्तमान स्थिति की 100% जिम्मेदारी लेना। 100% जिम्मेदारी? बिल्कुल। अनुशासन की शुरुआत ही इसी बात से होती है। जो कहानी अभी शुरुआत में बताई गई थी ना, वो खुद इस किताब के लेखक ब्रायन ट्रेसी की जिंदगी की कहानी है। अच्छा, वो खुद ही कंस्ट्रक्शन वर्कर थे? हाँ, जब वे 21 साल के थे तो एक सर्द रात को उन्हें अचानक ये गहरा एहसास हुआ कि अगर वे खुद को नहीं बदलेंगे तो उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। मतलब कोई मसीहा बाहर से आकर उनकी जिंदगी ठीक नहीं करने वाला था। एकदम सही। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। इंसान को जब ये एहसास होता है कि उसे बचाने कोई नहीं आ रहा है, तो या तो वो पूरी तरह से टूट जाता है या फिर वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। बिल्कुल। और ब्रायन ट्रेसी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने दूसरों को दोष देना और दूसरों से अपनी तुलना करना तुरंत छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर मनोविज्ञान के नजरिए से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या? मतलब आखिर इंसान का दिमाग दूसरों को दोष देने में इतना सुकून क्यों महसूस करता है? हम हमेशा दूसरों पर उंगली क्यों उठाते हैं? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को दोष देता है या खुद को एक विक्टिम यानी पीड़ित के रूप में देखता है, तो वह असल में अपने ईगो या अहंकार को बचा रहा होता है। अच्छा, मतलब खुद को डिफेंड कर रहा होता है। हाँ, यह स्वीकार करना कि मैं अपनी गलती से फेल हुआ, ये इंसान के आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। कोई भी खुद को गलत नहीं मानना चाहता। बिल्कुल। इसलिए दिमाग खुद को बचाने के लिए एक रक्षा तंत्र या कह लें डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है और कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये तो अर्थव्यवस्था की गलती है या मेरे बॉस की गलती है या मेरे माता पिता की गलती है। तो यानी ये जो विक्टिम माइंडसेट है, ये एक तरह का पेन किलर है जो कुछ देर के लिए दर्द तो कम कर देता है, लेकिन बीमारी को अंदर ही अंदर बढ़ाता रहता है। बहुत सही तुलना की आपने। पेन किलर ही है ये। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये मानसिकता इंसान को कोई भी नया कदम उठाने से रोकती है। वो कैसे? देखिए, न्यूरोसाइंस बताता है कि इंसान का दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर पूरी तरह से फोकस कर सकता है।
अगर दिमाग लगातार गुस्से, जलन या दूसरों को दोष देने जैसी नकारात्मक भावनाओं में उलझा रहेगा, तो उसके पास समाधान खोजने के लिए ऊर्जा बचेगी ही नहीं। जिसे हम कॉग्निटिव बैंडविड्थ कहते हैं। एग्जैक्टली, मानसिक ऊर्जा बचेगी ही नहीं। इसलिए जिम्मेदारी लेने का असली मतलब अपने दिमाग की ऊर्जा को बहानों से हटाकर समाधान पर लगाना है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सवाल उठता है जो बहुत से लोग सोचते होंगे। पूछिए। मतलब ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है कि अपनी जिम्मेदारी लो, लेकिन क्या हर बार हालात इंसान के हाथ में होते? मान लीजिए कोई वैश्विक महामारी आ जाए, या अर्थव्यवस्था अचानक क्रैश हो जाए, या किसी की नौकरी बिना उसकी गलती के चली जाए। हाँ, ये तो होता है। या फिर किसी ने बहुत ही मुश्किल बचपन का सामना किया हो, जहां उसे कोई बुनियादी सुविधा ही नहीं मिली। ऐसे हालातों में जिम्मेदारी लेना कैसे मुमकिन है? क्या तब भी उसी व्यक्ति की गलती मानी जाएगी? ये बहुत ही लाजमी और गहरा सवाल है। यहीं पर गलती और जिम्मेदारी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। गलती और जिम्मेदारी में फर्क? जी, जो बुरा हुआ वो शायद उस इंसान की गलती नहीं थी, लेकिन अब उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है ये पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी है। इसे हम बारिश के उदाहरण से समझ सकते हैं। बारिश का उदाहरण? हाँ, मान लीजिए किसी को बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है और अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है। अब बारिश का होना किसी भी इंसान के कंट्रोल में तो नहीं है। कोई व्यक्ति घर के दरवाजे पर खड़ा होकर बारिश पर कितना भी गुस्सा कर ले, आसमान की तरफ देखकर शिकायत कर ले या मौसम विभाग को गालियां दे दे, क्या उससे बारिश रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। बारिश तो अपने प्राकृतिक नियम से ही रुकेगी। उस पर चिल्लाने का क्या फायदा? बस यही बात जिंदगी के मुश्किल हालातों पर लागू होती है। खराब अर्थव्यवस्था, छटनी या मुश्किल बचपन उस बारिश की तरह है। बहुत गहरी बात है ये। उन पर गुस्सा करने से या विक्टिम बनने से कुछ नहीं बदलेगा। ऊर्जा हमेशा उस चीज पर लगानी चाहिए जो इंसान बदल सकता है, और इंसान सिर्फ अपना खुद का रिएक्शन बदल सकता है। मतलब वो छाता ले सकता है? बिल्कुल, वो छाता ले सकता है, रेनकोट पहन सकता है, या बारिश रुकने तक घर के अंदर कोई और जरूरी काम निपटा सकता है। जिम्मेदारी लेने का सीधा सा अर्थ है अपने हालात पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित करना, यानी रिस्पॉन्स देने की एबिलिटी। एग्जैक्टली। ये नजरिया वाकई बहुत गहरी राह देता है। जब एक बार ये जिम्मेदारी ले ली जाती है, यानी बारिश में छाता खोलने का फैसला कर लिया जाता है, तो अगला कदम होता है अपनी उस ऊर्जा को एक सही दिशा देना। सही कहा। क्योंकि सिर्फ ये मान लेना कि मैं जिम्मेदार हूं काफी नहीं है। बिना किसी स्पष्ट दिशा के ये जिम्मेदारी सिर्फ एक मानसिक बोझ बन जाती है। उस ऊर्जा को एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता तय होता है सपनों को गोल्स यानी लक्ष्यों में बदलने से। और यहीं पर बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। वो सपनों और गोल्स को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि सपना देखना ही गोल सेट करना है, जो कि सच नहीं है। हर इंसान के कुछ न कुछ सपने होते हैं। कोई बहुत अमीर बनना चाहता है, कोई पूरी दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन सपने सिर्फ हवा में तैरते हुए बादलों की तरह होते हैं। उनका कोई ठोस आकार नहीं होता। बिल्कुल। इसके विपरीत गोल्स एक ब्लूप्रिंट की तरह होते हैं। गोल्स वे सपने हैं जिन्हें कागज पर लिख दिया गया है, जिनके साथ एक स्पष्ट डेडलाइन जुड़ी है और जिन्हें हासिल करने का एक एक्शन प्लान मौजूद है। इस किताब के सारांश में जॉन नाम के व्यक्ति का बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है। हाँ, कार सेल्समैन की कहानी। बिल्कुल, वो इस बात को पूरी तरह साबित करता है। जॉन एक साधारण कार सेल्समैन था जो साल का लगभग $50,000 कमाता था। ये एक औसत आय थी, लेकिन फिर उसने गोल सेट करने की कला को गंभीरता से लिया। उसने अपने लक्ष्यों को सिर्फ दिमाग में रखने के बजाय उन्हें कागज पर लिखना शुरू किया, और हर दिन का एक एक्शन प्लान बनाना शुरू किया। हाँ, और नतीजे हैरान करने वाले थे। मतलब सिर्फ 12 साल बाद वो उसी कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया और उसकी सालाना आय $1 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। तो जॉन की सफलता कोई चमत्कार नहीं थी। जब कोई इंसान अपने गोल्स को कागज पे लिखता है ना, तो वो असल में अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम कर रहा होता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS? हाँ, RAS ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारे आसपास की दुनिया से जानकारी फिल्टर करता है। अच्छा। जब गोल्स लिखे जाते हैं तो दिमाग अचानक उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन उन पर ध्यान नहीं जाता था। इसे अगर आज के तकनीकी दौर के एक उदाहरण से समझें तो गोल्स को लिखने की प्रक्रिया किसी गाड़ी के GPS यानी नेविगेशन सिस्टम की तरह है। बहुत सही तुलना है। सोचिए, अगर कोई इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी गाड़ी में बैठा है
जिसमें एकदम लेटेस्ट और एडवांस्ड जीपीएस लगा है, लेकिन वो जीपीएस में अपनी सही और स्पष्ट लोकेशन नहीं डालता। वो बस सिस्टम से कहता है कि मुझे एक अच्छी जगह ले चलो। क्या जीपीएस उसे कहीं पहुंचा पाएगा? बिल्कुल नहीं। वो जीपीएस उस गाड़ी को बस गोल गोल घुमाता रहेगा जब तक कि ईंधन खत्म ना हो जाए। एग्जैक्टली। बिना लिखे हुए और बिना स्पष्ट गोल्स के इंसान का दिमाग भी उसी बिना डेस्टिनेशन वाले जीपीएस की तरह सिर्फ भटकता रहता है। ऊर्जा खर्च होती है, थकान होती है, लेकिन इंसान कहीं नहीं पहुंचता। सही बात है। गोल्स तय करने का जो सिस्टम किताब में बताया गया है वो बहुत सटीक है। पहले पूरी स्पष्टता के साथ तय करना कि क्या चाहिए, फिर उसे कागज पे लिखना, उसके लिए एक डेडलाइन सेट करना और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी कदमों की एक लिस्ट बनाना। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हर दिन उस लिस्ट में से किसी ना किसी काम पर एक्शन लेना। बिना एक्शन के तो सब बेकार है। और जब हर दिन एक्शन लेने की बात आती है ना, तो एक नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। वो क्या? लक्ष्य लिख लेना आसान है, लेकिन हर दिन अपने समय और ऊर्जा का सटीक प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि लक्ष्य तय करने के बाद सबसे बड़ी रुकावट समय की कमी नहीं होती, बल्कि प्राथमिकताओं का भटक जाना होता है। इंसान भूल जाता है कि क्या जरूरी है। सही कहा। मतलब आजकल हर दूसरा व्यक्ति यही शिकायत करता नजर आता है कि उसके पास समय ही नहीं है। काम का बोझ इतना ज्यादा है कि लक्ष्य के लिए कुछ नया करने का वक्त ही नहीं मिलता। तो फिर इस समय और ऊर्जा के प्रबंधन को कैसे साधा जाए? यहाँ पर एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट का असल मतलब समय को बचाना नहीं है। समय को बचाना नहीं है? नहीं, समय का तो कोई बचा ही नहीं सकता, वो तो खर्च होगा ही। असली बात है अपनी ऊर्जा का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई देखना। अच्छा, ऊर्जा का आरओआई। हाँ, कोई व्यक्ति अपना समय कहाँ लगा रहा है और उसके बदले उसे क्या परिणाम मिल रहा है। इस बात को सुलझाने के लिए द लॉ ऑफ 3 का सिद्धांत बहुत काम आता है। द लॉ ऑफ 3। इस नियम के पीछे का तर्क क्या है? तर्क बहुत सीधा है। एक व्यक्ति को पूरे हफ्ते में जो भी काम करने हैं, उसकी एक लंबी लिस्ट बनानी चाहिए। ठीक है। फिर उस लिस्ट को गहराई से देखकर खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर मुझे इस पूरी लिस्ट में से सिर्फ 3 काम करने की इजाजत हो, तो वे कौन से 3 काम होंगे जो मेरे करियर या मेरे अंतिम लक्ष्य को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। सिर्फ 3 काम चुनने हैं? हाँ, हैरानी की बात यह है कि इंसान की सफलता का 90% हिस्सा सिर्फ उन्हीं 3 कामों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत तार्किक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा होता है तो उसे लगता है कि उसके सारे काम जरूरी हैं, मतलब सब कुछ ही अर्जेंट लगता है। बिल्कुल। इस भ्रम को तोड़ने के लिए किताब में एक और बहुत ही पैनी तकनीक बताई गई है, अपनी खुद की आवरली रेट या प्रति घंटा कीमत पहचानना। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। उसी जॉन का उदाहरण लेते हैं जो $50,000 कमाता था। अगर एक साल में औसतन 2000 घंटे काम किया जाए तो $50,000 कमाने वाले व्यक्ति की एक घंटे की कीमत हुई $25। और यहीं पर सबसे बड़ी मानसिक चूक होती है। लोग उन कामों में अपने बेशकीमती घंटे बर्बाद कर देते हैं जिनकी कीमत $25 तो क्या $2 भी नहीं होती। जैसे कि ऑफिस में बैठकर गपशप करना। हाँ, या बार बार अपना ईमेल रिफ्रेश करते रहना, या ऐसा काम करना जो कोई जूनियर भी आसानी से कर सकता था। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना भी इसमें आ जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई काम समय की इस कीमत को जस्टिफाई नहीं करता है, तो वो काम असल में उस इंसान को गरीब बना रहा है। क्या बात है। क्या इस पूरी प्रक्रिया को हम परेटो प्रिंसिपल या 80-20 नियम का ही एक व्यवहारिक रूप मान सकते हैं? 100%। परेटो प्रिंसिपल यही तो बताता है कि 20% सबसे महत्वपूर्ण काम आपके 80% परिणाम देते हैं। हाँ, 80-20 रूल। लेकिन लोग इस नियम का एक पहलू अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ 20% काम करना काफी है, जबकि असली चुनौती उस बचे हुए 80% काम को ना बोलने की होती है। और ना बोलना बहुत मुश्किल होता है। भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होता है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए ABCDE मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कामों को छांटने का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस मेथड में A का मतलब है वो काम जो सबसे जरूरी हैं और जिन्हें तुरंत करना ही है, वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हाँ, ये आपके कोर काम है। और B वो काम है जो जरूरी तो हैं लेकिन A जितने अर्जेंट नहीं है। और C वो काम है जिन्हें करना अच्छा लगता है लेकिन न करने से करियर या लक्ष्य पर कोई खास नुकसान नहीं होगा। जैसे किसी कलीग के साथ कॉफी पीना या कोई गैर जरूरी मीटिंग अटेंड कर लेना। बिल्कुल।
और सबसे ज्यादा फोकस डी और ई कैटेगरी पर होना चाहिए। डी यानी डेलीगेट करना, वो काम जो दूसरों को सौंपे जा सकते हैं। और ई यानी एलिमिनेट करना, ऐसे काम जिन्हें पूरी तरह से अपनी लिस्ट से हटा ही देना चाहिए। एकदम सही। यहां पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। मतलब ई कैटेगरी के कामों को हटाना सुनने में आसान लगता है, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से इंसान सबसे ज्यादा सी और ई कैटेगरी के कामों की तरफ ही क्यों आकर्षित होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा आसान रास्ता खोजता है। ए कैटेगरी के जो काम होते हैं ना, जैसे कोई बड़ी रिपोर्ट बनाना या कोई नया स्किल सीखना, ये दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं। हाँ, इनमें तो सच में बहुत मेहनत लगती है। वहीं दूसरी ओर सी और ई काम, जैसे सोशल मीडिया चेक करना या कोई पुरानी फाइल को बिना वजह सजाना, दिमाग को बिना किसी मेहनत के तुरंत डोपामिन देते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। इंसान को लगता है कि वो बहुत व्यस्त है, वो बहुत प्रोडक्टिव महसूस करता है, लेकिन असल में वो सिर्फ अपना समय काट रहा होता है, भ्रम में जी रहा होता है। हाँ। जब तक कोई व्यक्ति बेदर्दी से अपनी लिस्ट से बेकार के कामों को नहीं काटेगा, तब तक उसे अपने सबसे जरूरी कामों के लिए समय कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब कोई इंसान ये कड़ा फैसला ले भी लेता है और अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करने बैठता है, तब ऑफिस या घर का माहौल सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो कैसे? मतलब कभी कोई बात करने आ जाता है, कभी कोई फालतू नोटिफिकेशन बज उठता है। ऐसे भटकाव या डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए? इसके लिए अपनी सीमाओं को, यानी बाउंड्रीज को बहुत स्पष्ट करना पड़ता है। विनम्रता के साथ लोगों को अभी नहीं बोलना सीखना एक बहुत बड़ी कला है। पोलाइटली ना कहना? हाँ। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर उपाय ये है कि ऑफिस 1 घंटा पहले पहुंचा जाए। अच्छा, 1 घंटा पहले? हाँ। सोचिए, जब बाकी दुनिया सो रही होती है या ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस पहुंचने की जद्दोजहद कर रही होती है, वो सुबह का 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सबसे ज्यादा परिणाम दे सकता है। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। बिल्कुल। और लंच ब्रेक के दौरान जब सब गपशप कर रहे हों, तब भी अपने लक्ष्य पर काम करना उस इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना कि हर दिन गोल लिखना, ABCDE मेथड लगाना, लोगों को ना बोलना, अपनी भावनाओं को मार कर काम करना, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल जहन में आता है। क्या सवाल? मतलब समाज में अक्सर लोग सोचते हैं कि इतने सख्त अनुशासन से तो इंसान की आज़ादी ही छिन जाएगी। ऐसा लगता है जैसे इंसान कोई मशीन या रोबोट बन गया है जिसका काम सिर्फ एक रूटीन को फॉलो करना है। क्या ये जीवन को नीरस नहीं बना देगा? ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है कि अनुशासन इंसान को बांधता है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। विपरीत है? हाँ, अनुशासन ही इंसान को सच्ची आजादी देता है। ये तो एक विरोधाभास या पैराडॉक्स जैसा लगता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझाइए। देखिए, जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वो असल में आजाद नहीं है, बल्कि वो अपने मूड, अपनी भावनाओं और बाहरी हालातों का गुलाम है। अगर मूड नहीं है तो काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली। अगर उसका मूड खराब है तो वो काम नहीं करेगा। अगर बाहर बारिश हो रही है तो वो जिम नहीं जाएगा। उसकी जिंदगी बाहर की चीजें चला रही हैं। मनोविज्ञान में इसे एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी बाहरी नियंत्रण कहा जाता है। अच्छा। जब इंसान को लगता है कि हालात, बॉस या किस्मत उसकी जिंदगी चला रही हैं, तो वो हमेशा दुखी, तनावग्रस्त और डरा हुआ रहता है। इसके विपरीत ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी आंतरिक नियंत्रण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए ये तय करता है कि चाहे मेरा मूड कैसा भी हो, चाहे हालात कितने भी खराब हों, मैं अपने तय किए हुए काम करूंगा, तो वो अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। खुद का बॉस खुद बन जाता है। बिल्कुल। और मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की खुशी का सीधा संबंध इस बात से है कि उसका अपनी जिंदगी पर कितना कंट्रोल है। ये अनुशासन सिर्फ पैसा या पद कमाने के लिए नहीं है। इसका अंतिम उद्देश्य मानसिक शांति और सच्ची खुशी हासिल करना है। कि 5 प्रमुख कारणों का जिक्र करती है। हाँ, वो 5 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 5 को अपनी जिंदगी में साध ले, तो वो एक बहुत ही संतुलित जीवन जी सकता है। पहला कारण है स्वास्थ्य और ऊर्जा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना शारीरिक ऊर्जा और सेहत के दुनिया की कोई भी कामयाबी मायने नहीं रखती। सही कहा। और दूसरा कारण है अच्छे रिश्ते। परिवार, दोस्तों और समाज के साथ मजबूत संबंध इंसान की मानसिक शांति का सबसे बड़ा आधार होते हैं। बिल्कुल। तीसरा है अर्थपूर्ण काम या मीनिंगफुल वर्क।
जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे उसे लगता है कि वो किसी बड़े उद्देश्य में योगदान दे रहा है, तो उसे जो संतुष्टि मिलती है वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। और चौथा कारण है आर्थिक स्वतंत्रता। इसका मतलब करोड़ों रुपए कमाना नहीं है, बल्कि इतना पैसा होना है कि इंसान को हर दिन पैसों की चिंता में ना जीना पड़े। हाँ, फाइनेंशियल पीस ऑफ माइंड। और पांचवा जो सबसे ऊंचा स्तर है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना और हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बनना। लेकिन इन सब चीजों को पाने के लिए सिर्फ समय का प्रबंधन काफी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत होती है भावनाओं के अनुशासन की। भावनाओं का अनुशासन मतलब इमोशनल सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, आज के इस शोर शराबे वाले दौर में जहाँ हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय थोपना चाहता है, ये शायद सबसे बड़ी ताकत है। ये तो है। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर अनजान लोगों से उलझकर अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। मान लीजिए किसी राजनीतिक या धार्मिक विषय पर कोई बहस छिड़हुड़ी, जो कि आजकल बहुत आम बात है। लोग हर कीमत पर खुद को सही साबित करना चाहते हैं। इंटरनेट पर तो रोज की लड़ाई है। बिल्कुल। लेकिन एक अनुशासित दिमाग ये जानता है कि ऐसी बहसों में उलझने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। खुद को सही साबित करने की जिद अहंकार को तो संतुष्ट कर सकती है, लेकिन मानसिक शांति छीन लेती है। भावनाओं के अनुशासन का मतलब है ये समझना कि कहाँ चुप रहना है, कहाँ कॉमन ग्राउंड ढूंढना है और कहाँ बस मुस्कुरा के आगे बढ़ जाना है। भावनाओं के इस प्रबंधन को समझाने के लिए जो ट्रैफिक का उदाहरण दिया गया ना, वो बहुत ही सटीक है। हाँ, वो बहुत बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा हो और अचानक कोई दूसरी गाड़ी उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से ओवरटेक करके निकल जाए, उस वक्त तेज गुस्सा आना, गाड़ी का हॉर्न बजाना या सामने वाले को कुछ बुरा भला कहना बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया लगती है। बिल्कुल, इंसान का ईगो तुरंत एक्टिव हो जाता है। उसे लगता है कि सामने वाले ने जानबूझकर उसका अपमान किया है और अब उसे इसका जवाब देना ही होगा। लेकिन अगर थोड़ा तार्किक होकर सोचा जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि उस सामने वाले इंसान ने जानबूझकर ऐसा किया? सही बात है। क्या पता उस इंसान की गाड़ी में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या वो किसी बहुत भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा हो। जब कोई व्यक्ति उस घटना को पर्सनली नहीं लेता और बात को वहीं छोड़ देता है, तो वो असल में सामने वाले पर कोई एहसान नहीं कर रहा होता। वो अपने खुद के दिमाग को शांत रख रहा होता है। एग्जैक्टली। ठीक यही बात माफ करने यानी फॉरगिवनेस पर भी लागू होती है। किसी ने बुरा व्यवहार किया, उसे माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो तो एक ताकत है। हाँ, ये एक बहुत ही स्वार्थी और समझदारी भरा कदम है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी पुरानी बुरी घटना की कहानी को बार बार दूसरों को सुनाता है या दिमाग में दोहराता है, तो उसका दिमाग हर बार उस दर्द और तनाव को दोबारा महसूस करता है। जैसे कोई टेप बार बार प्ले हो रहा हो। बिल्कुल, उसका कॉग्निटिव रैम उन पुरानी फाइलों को प्रोसेस करने में ही खर्च हो जाता है और भविष्य के गोल्स के लिए कुछ नहीं बचता। साफ हो जाता है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन का जोश नहीं है। ये कोई एक हफ्ते का मोटिवेशन या किसी नए साल के रेजोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये सोचने का एक पूरा नजरिया है, एक लाइफस्टाइल है। बिल्कुल, ये खुद को हालात का मारा हुआ पीड़ित मानने से लेकर अपनी जिंदगी का खुद निर्माता या आर्किटेक्ट बनने तक का एक लंबा सफर है। यह इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत है कि जिंदगी में जो भी होगा वो इंसान के खुद के एक्शंस और अनुशासन का ही नतीजा होगा। और ये सारी जानकारी, ये सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो आज डिस्कस किए गए, ये सिर्फ सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गहरी चुनौती पेश करते हैं। ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर सिर्फ बहाने छोड़ दिए जाएं, हर दिन गोल्स लिखे जाएं और छोटे छोटे कदम उठाए जाएं, तो एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में कितने असाधारण बदलाव लाए जा सकते हैं। सफलता कोई रहस्य नहीं है। यह सिर्फ सही प्राथमिकताओं को चुनने और हर दिन उन पे टिके रहने का परिणाम है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर हर किसी को शांति से विचार करना चाहिए। बताइए। सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति कल सुबह उठकर अपने फोन को किनारे रख दे, बेकार की बहसों और गपशप को पूरी तरह से छोड़ दे और अगले 6 महीनों तक सिर्फ अपने टॉप 20% कामों पर, यानी अपनी ए कैटेगरी के सबसे जरूरी कामों पर ही पूरा फोकस करे, तो उसकी जिंदगी का ग्राफ कितनी तेजी से बदल सकता है? यही सवाल है। क्या वाकई दुनिया में लोगों के पास समय की कमी होती है, या बात सिर्फ सही प्राथमिकताओं को चुनने और उस शुरुआती कसरत वाले दर्द को सहने की है? ये एक ऐसा उत्तेजक विचार है जो अगर समझ में आ जाए तो किसी की भी दिशा बदल सकता है। यकीनन।
तो अगली बार जब कोई बहाना दिमाग में दस्तक दे, तो बस उस वर्कआउट के दर्द और उसके बाद मिलने वाली उस ताकत को याद कर लीजिएगा जो इंसान को अजेय बना देती है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे।